हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। और क्या आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल का खोजा गया सबसे पहला एस्ट्रॉयड कौन सा है? आप सभी को नासा के अपोलो मिशंस तो भली भांति याद होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपोलो 12 स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च होने के 30 सेकंड बाद ही उन पर एलियंस ने हमला कर दिया था। इसके साथ साथ क्या आपको मालूम है कि हमारी धरती का इकलौता चांद मून पर उल्टी बारिश होती है? जी हाँ, आपने सही सुना। पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, चांद पर बारिश और वो भी उल्टी? यदि आप सभी ऐसे ही स्पेस के हैरान कर देने वाले फैक्ट्स नहीं जानते तो यह वीडियो खास आपके लिए है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल था कि ब्लैक होल आखिर किस कलर के होते हैं। दोस्तों, मुझे बेहद ही अच्छा लगा जब मैंने कमेंट्स में इस सवाल के सही जवाब देखे। हालांकि बहुत सौ ने इसका जवाब ब्लैक बताया, तो उन सभी को मैं बता दूं कि आप पूरी तरह तो नहीं, पर आप गलत हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं आखिर क्यों। यदि आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप सभी ने एक थ्योरी जरूर पढ़ी होगी कि कोई भी ट्रू ब्लैक बॉडी या ऑब्जेक्ट किसी भी तरह के पार्टिकल या रेडिएशन को इमिट नहीं कर सकती। लेकिन हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल टिनी पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं, जिसके कारण ही ब्लैक होल अपनी एनर्जी और मैस को खोने लगता है। साथ में इसकी रोटेशनल एनर्जी भी कम होने लगती है। इसके बारे में हमें साल 1974 में हमारे महान खगोलविद स्टीफन हॉकिंग ने अपनी एक थ्योरी में बताया था। अब यहाँ पर जब ब्लैक होल टिनी पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं तो वे पूरी तरह प्योर ब्लैक कलर के नहीं हो सकते। हालांकि हम आज भी पूरी तरह नहीं जानते कि वो किस कलर के होते हैं। वे हमें ब्लैक दिखाई देते हैं क्योंकि वो लाइट को भी अपने अंदर से बाहर नहीं आने देते, इसीलिए इसको नाम दिया गया ब्लैक। और ये स्पेस टाइम फैब्रिक में एक गड्ढा बनाते हैं, जिस कारण इसे नाम दिया गया होल, यानी ब्लैक होल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल से पहले इसे क्या पुकारा जाता था? वो था डार्क स्टार। दोस्तों, बात है 14 नवंबर साल 1969 की, जब केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 12 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। लेकिन लॉन्च के कुछ समय बाद ही एक अनहोनी हो गई, क्योंकि केवल 30 सेकंड बाद ही अंतरिक्षयान पर एक बिजली का झटका महसूस किया गया। आपको बता दें कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर 3 एस्ट्रोनॉट मौजूद थे, जो थे लूनार मॉड्यूल पायलट एलन बीन और उनके साथी चार्ल्स कॉनेड और रिचर्ड गॉर्डन। ये सभी सैटर्न 5 रॉकेट, जो कि करीब 9600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर की ओर जा रहा था, तभी उन पर बिजली गिरना। आप सोच सकते हैं तब उनकी हालत कैसी रही होगी। लेकिन 30 सेकंड के अंदर ही एक बार फिर उनके ऊपर बिजली गिरी। हालांकि यह रॉकेट धरती पर बना सबसे शक्तिशाली रॉकेट था, जो इन बिजली के झटकों को झेल गया और यह अपने तय सीमा के अनुसार ऊपर जाता रहा। परंतु मिशन कमांडर चार्ल्स कॉर्नेड ने जब नीचे मिशन को रद्द करने के बारे में पूछा तो उन्हें इस मिशन को जारी रखने के लिए कहा गया। लेकिन आप सब सोचिए कि 30 सेकंड के अंदर ही एक स्पेसक्राफ्ट के ऊपर 2 बार बिजली गिरना, क्या यह एक संयोग हो सकता है? इसके ऊपर हमारे प्रत्यक्षकर्मी और खगोलविद अपने सुझाव रखते हैं। कुछ बतलाते हैं कि अपोलो 12 का मामला कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि बिजली 2 बार गिरना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन यह घटना यहीं पर नहीं रुकी। जब चंद्रमा पर वे सही सलामत उतरे और कमांडर मॉड्यूल पायलट गॉर्डन ने जब क्राफ्ट को अनडॉक किया तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई मिशन के साथ दखलंदाजी कर रहा है। उन्हें लगा कि कोई अजीब सी चीज बाहर की ओर तैर रही है। एस्ट्रोनॉट्स ने बताया कि वो नीली और सुनहरी रंग की थी और कुछ समय बाद गायब हो गई। प्रत्यक्षकर्मी मानते हैं कि यह इंसानों के लिए एक चेतावनी थी कि चंद्रमा से दूर रहें। नासा ने इसका जवाब देते हुए इस ऑब्जेक्ट को स्पेसक्राफ्ट का मलबा बताया, पर बाद की जांच से हमें पता चला कि यह कोई मलबा नहीं था,
क्योंकि क्राफ्ट बिल्कुल सही सलामत वहां उतरा था। आपको क्या लगता है कि यह कोई एलियंस का हमला था या यह संयोग था? कमेंट में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं सौरमंडल के खोजे गए सबसे पहले एस्ट्रॉयड के बारे में, और वो है सीरिस, जिसे 1 जनवरी साल 1801 को खोजा गया था, जिसका श्रेय इटालियन एस्ट्रोनॉमर जूसेफ पियाजी को दिया जाता है। क्या आपको पता है इसकी खोज के समय इसे एक प्लेनेट माना गया था, पर बाद में जाकर इसे एस्ट्रॉयड की श्रेणी में डाल दिया गया और फिलहाल यह एक ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में आता है। इसकी खोज होने के केवल 1 साल बाद ही यानी साल 1802 को एस्ट्रॉयड शब्द अपने अस्तित्व में आया, क्योंकि तब विलियम हर्शल ने बताया कि ये भी पिंड हमारे सौरमंडल के सदस्य हैं। यहाँ एस्ट्रॉयड शब्द का मतलब है स्टार लाइक, यानी तारों के जैसे दिखने वाले। इस फैक्ट के लिए इस वीडियो को 1 लाइक तो बनता है, और यदि नहीं तो अब मैं आपको एक लास्ट फैक्ट बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बात है साल 2009 की, जब नासा अपने लूनार रिकॉन्सियस ऑर्बिटर यानी LRO के जरिए मून के पोलर सरफेस की पढ़ाई कर रहा था। तब वहां उन्हें चांद पर पानी के भंडार मिले, जो कि किसी खजाने से कम नहीं था, क्योंकि अंतरिक्ष में पानी की एक बूंद एक हीरे से कम नहीं है। परंतु नासा ने अपना LRO को मून की स्टडी के लिए आखिर भेजा ही क्यों? इसका कारण था इसरो को गलत साबित करना। जी हाँ, नासा इसरो को गलत साबित करना चाहता था, पर वो खुद गलत साबित हुआ और उसे भी तालियों से इसरो का स्वागत करना पड़ा। आपको मैं इसके पीछे की कहानी को शुरुआत से बताता हूँ। हमारे प्यारे इसरो ने साल 2008 को चंद्रयान 1, जो कि पूरी तरह से भारत की तकनीक और अपनी काबिलियत से बनाया गया था, को लॉन्च किया। इसके बाद 14 नवंबर साल 2008 को चंद्रयान 1 में लगे मून इम्पैक्ट प्रोब को चांद पर मौजूद एक क्रेटर सेल्कटॉन पर क्रैश लैंड कराया गया। इस इम्पैक्ट से वहां पर एक बड़ा धूल का गुब्बार उठा और फिर चंद्रयान 1 में लगे M3 उपकरण के द्वारा दिए गए डेटा के जरिए हमें पता चला कि चांद के दोनों पोल्स में पानी के भंडार हैं। इस खोज के बाद तो इसरो पूरी दुनिया में छा गया। हालांकि नासा के वैज्ञानिक पहले से ये मानते थे कि चांद पर पानी हो सकता है, पर उनके पास कोई सबूत नहीं थे और उनको पुख्ता सबूत दिया इसरो ने। अब नासा ने इस बात पर यकीन नहीं किया और भेज दिया LRO को चांद पर पढ़ाई करने के लिए और इसरो को गलत साबित करने के लिए। पर आगे की कहानी आप सब जानते हैं, कैसे वो खुद गलत साबित हुआ। दोस्तों, इसरो की इस खोज के लिए अब आप एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, इसके बाद साल 2013 में नासा ने लॉन्च किया अपना लेडी स्पेसक्राफ्ट को। इसका काम चांद के पतले वातावरण की पढ़ाई करना था और पढ़ाई करते वक्त इसे वहाँ कुछ अनोखा मिला। वहाँ उसके ना के बराबर एटमॉस्फेयर में उसे मिला पानी। पर ये वहाँ कहाँ से आया? ये वहाँ आया मिटियोर के चांद पर टकराने के कारण। हम जानते हैं कि चांद पर लाखों की संख्या में मिटियोर प्रतिदिन टकराते रहते हैं। जब कोई बड़े आकार का मिटियोर चांद से टकराता है तो उसके द्वारा उत्पन्न कंपन से चांद के नीचे मौजूद पानी ऊपर अंतरिक्ष में चला जाता है, और यही वो पानी था जिसे लेडी द्वारा डिटेक्ट किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो इस चैनल लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।